जापान ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना? जापान और उत्तर प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक साझेदारी। कल्पना कीजिए, भारत के पास एक नहीं बल्कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आज जापान और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी लगातार चर्चा में सवाल है। जापान की नज़र उत्तर प्रदेश पर क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, या इसके पीछे कुछ और बड़ी वजहें हैं? क्या उत्तर प्रदेश अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की कोशिश करता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरी कहानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या है? अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश साझेदारी को लेकर नई गतिविधियां देखी। जापानी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधित्व ने उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की, जबकि योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश को जापान दूसरा औद्योगिक घर बनाने का आह्वान किया। लेकिन क्या कहानी अचानक इसके पीछे पिछले कई वर्षों से तैयारी चल रही थी? तो आइए समझते हैं, जापान और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या दिखाई देता है जो उसे यहाँ निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसका पैमाना। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। यानी अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश माना जाए तो इसकी आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से ज़्यादा होगी। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी सिर्फ यह नहीं देखती कि हम यहाँ सामान बनाएंगे, वह यह भी देखती है हमारा सामान बिकेगा कहाँ। और उत्तर प्रदेश यहाँ एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराता है। ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल और तकनीकी उत्पाद हो, ऊर्जा हो, लॉजिस्टिक्स हो, या रोज़मर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं, एक विशाल आबादी कंपनियों को बड़ा संभावित बाजार देती है। लेकिन केवल आबादी से निवेश नहीं आता। अगर केवल आबादी ही निवेश का कारण होती तो भारत के हर बड़े राज्य में विदेशी कंपनियां उसी अनुपात में निवेश करती हैं। इसलिए असली कहानी आगे शुरू होती है। दूसरा, जापान को चाहिए बाजार के साथ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। जापान दुनिया की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जापानी कंपनियों की पहचान लंबे समय से गुणवत्ता, तकनीकी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण से जुड़ी रही है। इसलिए जापानी निवेशक के लिए सिर्फ सस्ता श्रम पर्याप्त नहीं है, उसे चाहिए सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक, कुशल मानव संसाधन, औद्योगिक जमीन आपूर्ति श्रृंखला, नीतिगत स्थिरता और बड़ा बाजार। उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं क्षेत्रों को मजबूत करने का दावा कर रहा है। इन्वेस्ट यूपी के अनुसार राज्य जापानी निवेशकों के लिए विनिर्माण, औद्योगिक, हरित ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रहा है। यानी कहानी केवल जापान पैसा लगाएगा कि नहीं है, कहानी यह है कि जापान की तकनीकी और पूंजी को उत्तर प्रदेश के बाजार, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे से कैसे जोड़ा जाए। तीसरा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे
क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब आते हैं उस क्षेत्र पर जो जापानी निवेश की कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र दिल्ली के पास होना अपने आप में बहुत बड़ा लाभ है। एक तरफ दिल्ली और एनसीआर का विशाल बाजार, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे और आगे जेवर क्षेत्र में विकसित हो रहा नया हवाई संपर्क। इस पूरे क्षेत्र को अगर आप नक्शे पर देखें तो समझ आता है कि आप सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, या धीरे धीरे औद्योगिक प्लस लॉजिस्टिक प्लस एयर कनेक्टिविटी प्लस बाजार का एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। यही कारण है कि जापानी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र में विशेष औद्योगिक सुविधाओं और जापानी निवेशकों के लिए एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण विकसित कराने में जोर दिया गया है। चौथा, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप सिर्फ ज़मीन नहीं, पूरा इकोसिस्टम। अब महत्वपूर्ण शब्द समझिए। जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट टाउनशिप, इसका मतलब केवल जापानी कंपनी के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना नहीं, विचार यह है कि कंपनियों को ऐसा वातावरण मिले जहां कारखाना लगाना आसान हो, लॉजिस्टिक उपलब्ध हो, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं हो, आपूर्ति श्रृंखला विकसित हो और अलग अलग कंपनियां एक दूसरे से जुड़ सकें। इन्वेस्टमेंट यूपी ने क्षेत्र में जापानी निवेशकों के लिए प्रभावित जापानीज सिटी को एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल इकोसिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्लग एंड प्ले सुविधाओं और आधुनिक शहर सुविधाओं पर जोर दिया है। अब यह एक महत्वपूर्ण बात समझिए, निवेशक सिर्फ ज़मीन नहीं खरीदता, वह पूरा इकोसिस्टम देखता है। अगर एक कंपनी यहाँ कारखाना लगाती है लेकिन उसके कंपोनेंट्स हज़ारों किलोमीटर दूर लाने पड़े तो लागत बढ़ जाएगी। तो अगर आसपास ही सप्लायर कंपनियां हों, लॉजिस्टिक उपलब्ध हों, कुशल कर्मचारी मिले और बाजार पास हों तो उत्पादन ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकता है। यही है इंडस्ट्रियल क्लस्टर की ताकत। पांचवा, जापान और उत्तर प्रदेश। अब संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं, भारत और जापान के संबंध केवल निवेश तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। उत्तर प्रदेश इस व्यापक भारत जापान संबंध को राज्य स्तर पर औद्योगिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहा है। इस दिशा में 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। फरवरी 2026 में योगी आदित्यनाथ जापान गए और जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की। इन्वेस्ट यूपी के अनुसार उस यात्रा में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया था। और यही बदलाव इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पहला सवाल था, जापान ने निवेश कैसे लाया जाए। अब सवाल बदल कर हो रहा है, जापान के साथ मिलकर कौन सा नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाया जाए। छठवां, योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या है। अब सीधे बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। किसी भी राज्य में निवेश, विदेशी निवेश केवल मुख्यमंत्री के भाषण से नहीं आता, इसके पीछे चाहिए नीति, बुनियादी ढांचा, आधारिक तंत्र, औद्योगिक जमीन, अनुमानित कुशल श्रमिक, लॉजिस्टिक और सबसे महत्वपूर्ण निवेशक का भरोसा।
योगी आदित्यनाथ का दावा है कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियां, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। अगस्त 2026 में जापानी उद्योगपतियों के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों की समस्याओं को तेजी से हल करने और अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को कम करने का आश्वासन दिया। यानी मुख्यमंत्री की भूमिका यहाँ सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की नहीं है, खुद विदेश जाकर कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता के बारे में बता रहे हैं और निवेशकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आपको सिर्फ ज़मीन नहीं देगा बल्कि आपके साथ साझेदारी करेगा। जापान के लिए उत्तर प्रदेश में अवसर किन क्षेत्रों में है? अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां जापानी कंपनियों के लिए संभावनाएं हैं। पहला, ऑटोमोबाइल्स। जापान और ऑटोमोबाइल्स उद्योग का संबंध बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए बड़ा बाजार और औद्योगिक आधार मौजूद है। 2025 में जापानी कंपनी डेनसो द्वारा नोएडा में लगभग 250 करोड़ रुपए के ईवी कंपोनेंट प्लांट की योजना की खबर भी सामने आई थी। इसका मतलब है कि भविष्य की जापानी साझेदारी केवल पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों तक सीमित नहीं रही बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ईवी कंपोनेंट्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। मोबाइल फ़ोन से लेकर कार, कंप्यूटर से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हर जगह सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। और अगस्त 2026 में जापान की एक विशेष टीम द्वारा उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की संभावनाओं का अध्ययन करने की खबर सामने आई। अगर यह क्षेत्र आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल 1-2 कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ सप्लायर कंपनी आएंगी, तकनीकी संस्थान जुड़ेंगे, कुशल रोजगार बढ़ सकते हैं और एक पूरा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित हो सकता है। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन। यह कहानी का सबसे फ्यूचरिस्ट हिस्सा है। जापान और उत्तर प्रदेश के बीच हरित हाइड्रोजन सहयोग पर भी काम हो रहा है। फरवरी 2026 में योगी आदित्यनाथ ने जापान में यामानाशी के ग्रीन हाइड्रोजन फैकल्टी का दौरा किया था और उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े सहयोग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दिशा में समझौते की जानकारी दी गई। यानी जापानी साझेदारी अब सिर्फ कारखाना और उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह स्वच्छ ऊर्जा प्लस तकनीक प्लस अनुसंधान प्लस कौशल तक पहुंच रही है। 8वां, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जापान सच में उत्तर प्रदेश को चुनेगा? यहाँ हमें भावनाओं से नहीं तथ्यों से बात करनी होगी। MOU होना और वास्तविक निवेश आना दो अलग बातें हैं। निवेश प्रस्ताव होना और कारखाना ज़मीन पर लग जाना दो अलग बात है। इसलिए हमें केवल घोषणाएं की संख्या नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना होगा कि परियोजना वास्तव में शुरू हुई, कितना निवेश ज़मीन पर आया, कितने कारखाने बने, कितने रोजगार पैदा हुए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे कितना फ़ायदा हुआ। यही असली परीक्षा होगी। 9वां, और यही है इन पूरी कहानी का असली निष्कर्ष। तो आज के सवाल का जवाब क्या है? जापान उत्तर प्रदेश की ओर क्यों देख रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास एक साथ कई चीज़ें हैं। बड़ा बाजार, विशाल मानव संसाधन, तेज़ी से विकसित होता बुनियादी ढांचा, दिल्ली NCR से निकटता, औद्योगिक कॉरिडोर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और सरकार की तरफ से विदेशी निवेश और आकर्षित करने की सक्रिय कोशिश। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि निवेश
आकर्षित करना पहला कदम है, उसे ज़मीन पर उतारना असली चुनौती है। तो अगली बार जब आप सुने कि जापान उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है, तो इसे केवल करोड़ों रुपए की खबर मत समझिए। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। एक तरफ है जापान की तकनीकी गुणवत्ता और औद्योगिक विशेषज्ञता, दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश का बाजार, मानव संसाधन और तेजी से विकसित होता औद्योगिक ढांचा, और इन दोनों के बीच फुल पुल बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की निवेश कूटनीति, योगी आदित्यनाथ इसे उत्तर प्रदेश की वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 2026 में जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश का बड़ा दूसरा औद्योगिक घर बनाने का आश्वासन भी किया गया। लेकिन इतिहास हमेशा एक सवाल पूछता है, घोषणा कितनी बड़ी थी या नहीं, उस घोषणा से ज़मीन पर कितना बदलाव आया। और अब असली सवाल यही है, क्या जापान और उत्तर प्रदेश मिलकर भारत का अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकेंगे? इसका जवाब मिलेगा भाग 2 में, जहां हम समझेंगे 2017 से पहले की क्या स्थिति थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की निवेश नीति वास्तव में क्या बदला। आइए भाग 2 में जानेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाश एजुकेशनल से।